क्लास 8 का चैप्टर 12 फ्रिक्शन करते हैं। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मीन्स दो सरफेसेस जब इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को ऊपर लाई करते हैं, तब उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे में फिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण एक रुकावट आती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। एक और तरीके से समझते हैं, अगर आप एक बॉल को रोल करते हैं सड़क के ऊपर फोर्स के साथ, तो वो बॉल एक दूर तक जाके और रुक जाती है। वो रुकी क्यों? क्योंकि रोड के ऊपर जो पत्थर थे वो इरेगुलरिटीज़ थी। इरेगुलरिटीज़ ने मोशन जो है उसको अपोज किया, उसे रोका, जगह जगह पे रोका और वो जल्दी रुक गई। इतने ही फोर्स के साथ अगर आप बॉल को किसी स्मूथ सरफेस पे, जैसे घर के अंदर के मार्बल फ्लोर के ऊपर, अगर आप इसी फोर्स से बॉल को फेंकेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ कम हैं। ऐसा नहीं है कि मार्बल फ्लोर है तो इरेगुलरिटीज़ नहीं हैं, वो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ ज़रूर होती हैं। अगर इरेगुलरिटीज़ नहीं होती तो मार्बल फ्लोर पे कुछ भी डालो तो वो चलता चला जाता, वो रुकता ही फ्रिक्शन के कारण है। इरेगुलरिटीज़ कई बार विजिबल नहीं होती हैं, फिर भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो इरेगुलरिटीज़ हमें ठीक से नज़र आती हैं, और इन्हीं इरेगुलरिटीज़ का एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने पर इंटरलॉक हो जाना, यही फ्रिक्शन है। इसी के कारण मूव करती हुई चीज़ रुक जाती है। अब अगर हम देखें तो एक बॉक्स एक जगह पे रखा है, बहुत देर से रखा है, हैवी बॉक्स है, और अगर आपको उसे पुश करना है तो पहले पुश में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो वो एक बार मोशन में आएगा तो वो चलता चला जाएगा आसानी से। उसके कंपैरिजन में जो पहला फोर्स लगाया वो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ तो अभी भी फर्श में उतनी है, बॉक्स में भी उतनी है। बॉक्स और फर्श के सरफेस में आपस में इंटरेक्शन की वजह से वो फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन था, जब सबसे पहले बॉक्स एक जगह पे रखा हुआ था, तो उसे टाइम मिल गया, इरेगुलरिटीज़ को आपस में इंटरलॉक होने का, फंसने का टाइम मिल गया। इस कारण से जब पहली बार हमने पुश किया तो वो इरेगुलरिटीज़ आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलॉक्ड थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जो रुका हुए चीज़ में काफ़ी वेट वाली चीज़, हैवी चीज़ के कारण इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो पहला पुश मुश्किल होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे आपने स्लाइड कर दिया किसी चीज़ को तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे सूट केसेस के नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, उन्हें हम खींच के ले जा रहे होते हैं, समझिए किसी स्मूथ सरफेस पे, एयरपोर्ट पे ले जा रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से साथ में जा रहा होता है, क्योंकि वो इरेगुलरिटीज़ उसमें भी हैं, फर्श में भी हैं, व्हील में भी हैं, लेकिन उनको इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आता है व्हील रोल कर जाता है, वो सरफेस उसके साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाता, वो रोल कर जाता है व्हील आगे। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है। बहुत कम फ्रिक्शन के साथ आप आराम से ले जा सकते हैं। उसी चीज़ को विदाउट व्हील्स अगर आप स्लाइड करके ले जा रहे होते, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा फोर्स लगता। इसके बाद एक टॉपिक आएगा चैप्टर में, नेसेसरी ईवल। नेसेसरी भी है और ईवल भी है। ईवल क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जितनी मशीनरीज काम कर रही होती हैं तो उनके सरफेसेस आपस में घिसते हैं, तो मशीनरीज ख़राब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनके सरफेसेस घिस जाते हैं, तो फ्रिक्शन इज़ एन ईवल। और क्या होता है, जैसे आपके शूज़ के सोल्स हैं, आप जितने रफ सरफेस पे चलेंगे, जब नया आता है तो उसके ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, वो अच्छे से बने होते हैं। जैसे जैसे शूज़ पुराने होते जाते हैं उनके वो सरफेसेस घिसते चले जाते हैं, तो वियर एंड टीयर जितना होता है ये फ्रिक्शन के कारण होता है। तो इसलिए ये ईवल कहा इसको। नेसेसरी क्यों कहा? क्योंकि ये नेसेसरी भी है। एक ग्लास, सोचिए आप ग्लास उठाएंगे तो कांच का ग्लास है, आपके हाथ पे अगर ऑयल भी लगाओ तो वो ग्लास एकदम से स्लिप कर जाएगा, क्योंकि ग्लास को होल्ड करने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। बनाना पील पे क्यों स्लिप कर जाते हैं? बनाना पील एक दूसरा रखा हुआ और उसके अंदर इतना स्लिपरी हो जाता है
फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और इस कारण वो स्लिप कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पल्प होता है ना बनाना के स्किन के अंदर, वो इतना स्मूथ बन जाता है, अगर दबे तो स्मूथ बन जाता है कि इरेगुलरिटीज़ रह नहीं जाती हैं, उसके कारण स्लिप हो जाते हैं। अगर मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर सोप वाटर फैला हुआ है, तो उसके ऊपर स्लिप होने के चांसेस होते हैं, चलने में मुश्किल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सोप वाटर है, सोप जो है इरेगुलरिटीज़ में भर गया, आपके पैर की भी जितनी इरेगुलरिटीज़ हैं और मार्बल फ्लोर के भी जितनी इरेगुलरिटीज़ हैं, उसके बीच में सोप वाटर आ जाता है। तो उस भरने के कारण इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो गई, तो स्लिप हो जाते हैं। इसका मतलब हमें चलने के लिए भी फ्रिक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक आप चल नहीं सकते, आप स्लिप कर जाएंगे। एक नेल को आप अगर दीवार में घुसाते हैं तो कस के घुसाते हैं, दीवार के अंदर जो सीमेंट का वो जो मोर्टर लगा हुआ है, उसकी इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो उसे होल्ड कर लेती हैं। अगर सोच के देखो कि कील आपने लगाई और अंदर से वो बटर स्मूथ है बिल्कुल, तो क्या होगा, जैसे कील अंदर जाएगी उसी तरह वो बाहर भी आ जाएगी, वो जगह पे होल्ड नहीं हो पाएगी। और कहीं कहीं पे हमें ज़रूरत भी होती है फ्रिक्शन बनाने की, जैसे ट्रैक्टर्स चलते हैं फील्ड्स में, तो फील्ड में ट्रैक्टर चलेगा तो वो स्लिपरी हो जाएगा, व्हील यूँ रोल कर जाएगा। तो इसलिए एक होल्ड बनाने के लिए, ज़मीन के ऊपर होल्ड बनाने के लिए, ट्रैक्टर के टायर्स देखे होंगे आपने, उसके अंदर बहुत बड़े ऐसा डिज़ाइन बना रखा होता है जिससे वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और व्हील मूव कर पाता है। तो नेसेसरी भी है, ईवल इसलिए कि इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मशीन की वियर एंड टियर होती है, शूज़ वगैरह घिस जाते हैं, चलने में या रोल करने में कुछ परेशानी होती है। लेकिन नेसेसरी इसलिए है क्योंकि मैंने बता दी है रीजंस। नेसेसरी ऐसे भी है जैसे मैच स्टिक जलानी है, तो उसकी रफनेस जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जलेगी। अब उसके बाद आता है कुछ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब ये होता है, फ्लूइड्स हम बोलते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस को। लिक्विड और गैसेस जो फ्रिक्शन लगाते हैं, जैसे एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन का भी हमने आगे से उसको ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी बना रखी होती है। रीज़न उसका ये कि जो एयर आगे से है वो भी फ्रिक्शन लगाएगी उसके ऊपर, तो जितना अगर हम फ्लैट सरफेस रखेंगे तो आगे से मुश्किल रहेगा, इसीलिए स्ट्रीमलाइन बना रखा होता है, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शन लगता ही है, एयर का भी और वाटर का भी। इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। कहीं पे वो हमारे लिए ज़रूरी है फ्रिक्शन, कहीं पे वो हमें नहीं चाहिए होता। कैरम बोर्ड आप खेल रहे होते हैं तो ताकि ये आराम से इसके स्ट्राइकर को हम स्ट्राइक कर सकें, कॉइन्स अंदर चले जाएं, इसके लिए हमें पाउडर डालना पड़ता है। पाउडर क्यों डालते हैं? टेल्कम पाउडर बहुत फाइन होता है। फाइन पाउडर इरेगुलरिटीज़ को कवर कर लेता है, जो बोर्ड है उसकी इरेगुलरिटीज़ को कवर कर लेता है और सरफेस को स्मूथ बना लेता है। और जैसे फुटबॉल के शूज़ वगैरह, फुटबॉलर्स जो शूज़ पहनते हैं उसके अंदर, ताकि वो स्लिप ना हो, शार्प टर्न्स लेते हैं, तो इसलिए उनके शूज़ में स्पाइक्स लगे होते हैं जिससे वो होल्ड अच्छी बना लेते हैं। करते हैं हम इसको बुक से। फ्रिक्शन। You might have seen a driver of a car or truck slowing down the vehicle at a traffic signal. देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रक ड्राइवर स्लो करता है व्हीकल को। You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. और हम भी अपनी बाइसिकल वगैरह को स्लो कर देते हैं जब भी देखते हैं कि ब्रेक्स लगाने की जरूरत है। Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? ब्रेक जब लगाए जाते हैं तो स्लो डाउन क्यों होता है? स्लो डाउन होकर अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। सिर्फ व्हीकल की बात नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर तो वो स्लो हो जाता है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाया जाता उसके ऊपर तब भी वो स्लो हो जाता है। जैसे आप एक बॉल फेंके तो वो स्लो हो जाती है थोड़ी देर बाद, क्यों हो जाती है? एंड फाइनली इट स्टॉप्स, रुक भी जाती है। हैव यू नॉट सीन अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? है ना, बॉल रुक जाती है थोड़े टाइम बाद। व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? बनाना पील के ऊपर अगर स्टेप कर जाते हैं तो स्लिप क्यों हो जाते हैं? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर? अगर स्मूथ है और गीला है फ्लोर, उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है? यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
जेंटली एक्टिविटी है ये, जेंटली पुश अ बुक ऑन द टेबल, धीरे से पुश किया बुक को, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके फिर ये रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, अब ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाओ। व्हेन डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, इस बार भी रुक गई, हाँ रुक गई। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है कि बुक की इरेगुलरिटीज और बुक टेबल की इरेगुलरिटीज कुछ हैं जिनके कारण फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण चीज रुक जाती है। कैन वी से दैट फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग दिस मोशन, जो हमने मोशन में लाया बुक को, तो उसको अपोज करने वाला कोई ना कोई मोशन होगा, दैट इज व्हाई इट हैज स्टॉप्ड। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। You saw that if you apply the force along the left, अगर आप अप्लाई करते हैं फोर्स लेफ्ट से, फ्रिक्शन एक्ट्स along the right, तो फ्रिक्शन राइट से लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इफ यू अप्लाई फोर्स along the right, राइट साइड से अगर लगाते हैं, तो फ्रिक्शन एक्ट्स along the लेफ्ट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन एक्ट करता है लेफ्ट डायरेक्शन में से। इन बोथ केसेस द फोर्स ऑपोजेस द मोशन ऑफ द बुक, दोनों केसेस में फोर्स जो है अपोज करता है मोशन ऑफ बुक को। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोज करता है जो भी आप अप्लाई करते हैं फोर्स को। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ बुक एंड द सर्फेस ऑफ टेबल, ये जो एक्टिविटी अभी ऊपर बताई है उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दो सर्फेसेस के बीच में, जो बुक का सर्फेस है और जो टेबल का सर्फेस है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस, क्या फ्रिक्शन सेम होता है सारे सर्फेसेस में? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस, स्मूथनेस पर डिपेंड करता है या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। अब ये हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। एक चीज रफ है ज्यादा तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ है तो कम होगा। इसको प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, इस तरह से बांध ली एक स्ट्रिंग ब्रिक के चारों ओर। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से उसको खींचा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव, जैसे ही ब्रिक ने मूव करना शुरू किया उस टाइम आपने रीडिंग ले ली स्प्रिंग बैलेंस में से, तो अंदाजा हो जाएगा कितना फोर्स लगा। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर, उससे एक मेजर मिल गया आपको कि सर्फेस ऑफ ब्रिक और फ्लोर के बीच में कितना फ्रिक्शन है। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक, ब्रिक के चारों ओर पॉलिथीन बांध दिया। पॉलिथीन लगाने से क्या होगा, जो सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ हो गया। एंड रिपीट द एक्टिविटी, फिर से एक्टिविटी रिपीट करो, जैसे ही ईंट मूव करे वैसे उसका रीडिंग पढ़ो। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? डिफरेंस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। व्हाट माइट बी रीजन? रीजन उसका क्या है कि पॉलिथीन जब लगा दिया तो स्मूथनेस आ गई, स्मूथनेस आ गई तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, ब्रिक आगे खिंच जाएगी। Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag or around the brick. What do you observe? तो इसके अलग अलग चीजें, जैसे जूट लगाओगे तो अलग आएगा, जितना स्मूथ चीज इसके ऊपर ईंट के ऊपर लगाएंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। Now this is about spring balance. Spring balance is a device used for measuring the force acting on object. ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये देखा होगा कि ये फोर्स कितना एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको मेजर करने के लिए होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेच हो जाता है अगर फोर्स लगता है, ये हुक के ऊपर फोर्स लगता है तो ये जो मार्कर है ये नीचे खिंच जाता है। इट स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड स्केल मतलब ये ऐसे मार्क्ड स्केल के ऊपर ये जो पॉइंटर चलता है ये बता देता है कितना फोर्स लग रहा है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये जो स्केल पे रीडिंग आएगी वो मैग्नीट्यूड बता देगी, मेजर बता देगी फोर्स कितना लग रहा है। मेक एन इंक्लाइन प्लेन, एक और एक्टिविटी, फिर से फ्रिक्शन को देखने के लिए एक इंक्लाइन प्लेन बनाया स्मूथ फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स, किसी भी तरह से आपको एक इंक्लाइन प्लेन बना लेना है। पुट अ मार्क विद अ पेन at any point A on the inclined plane. Inclined plane पे एक point A ले लिया। Now let a pencil cell move down from this point. इस point पे से pencil cell को आपने रिलीज कर दिया तो वो कहां तक जाता है? inclined plane पे से slip करके आएगा, रोल करके आएगा नीचे, और फिर वो कितनी दूर तक जाता है
वो देखना है हमें फ्लोर पे या टेबल पे। हाउ फार डज इट मूव फ्रॉम ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पोजिशन में पहुंचने से पहले कितनी दूर तक वो मूव करता है। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ, इस तरह से जैसे इंक्लाइन प्लेन बनाया, यहाँ से सेल ए मार्क जहां से वहां से सेल को छोड़ा, ये सेल इस पे से रोल करके नीचे आएगा और कुछ दूरी पे जाकर रुक जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्लॉथ लगा दिया, क्लॉथ की रफनेस टेबल से ज्यादा होगी, तो जैसे ही इस पे से स्लिप करेगा तो वो थोड़ी जल्दी रुक जाएगा। दैट मीन्स सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, क्लॉथ में कोई रिंकल्स नहीं है, ये देख लिया और फिर इस एक्टिविटी को किया और फिर उसके बाद रिपीट द एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। हम और भी सरफेसेस बना सकते हैं, सैंड यहाँ पे स्प्रेड कर दी। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, और स्लोप को बराबर रखा तो हर एक्टिविटी में तुम्हें पता चल जाएगा सेल जिसमें जितना दूर जाएगा दैट मीन्स फ्रिक्शन कम है, जितना पास आके रुक जाएगा ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, रफनेस ज्यादा होगी। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, कौन से केस में मिनिमम डिस्टेंस कवर किया, ये क्यों डिफरेंट है हर टाइम पे, तो उसका रीजन सोचो। रीजन क्या है, जो हम नीचे उसको सरफेस दे रहे हैं रोल करने का, उसमें कितनी रफनेस या स्मूथनेस है उस पर डिपेंड करता है। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स, बिल्कुल इसमें पूछा कि क्या डिपेंड करता है ये डिस्टेंस के नेचर ऑफ सरफेस क्या है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है। तो यस, कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ सेल ऑल्सो इफेक्ट द सेल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, अगर सेल भी ज्यादा स्मूथ है तो वो भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। Bujo is saying, I shall try this activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. Sandpaper अगर सेल के अराउंड कर दोगे तो क्या होगा, सेल का सरफेस रफ हो जाएगा और वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन एवरी केस। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द irregularities on the two surfaces in contact. फ्रिक्शन होता किस लिए, क्योंकि कुछ irregularities होती हैं दो surfaces जो contact में हैं उनके बीच में। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities. जो surfaces हमें देखने में ऐसा लगते हैं कि बहुत smooth हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी irregularities होती हैं। फिगर में दिखा रखा है, देखो ये इस तरह से surface की irregularities। टेबल देखने में हमें लग रही है कि ठीक है स्मूथ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज हर एक में होती है। irregularities on the two surfaces lock into one another, एक दूसरे की irregularities एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, फंस जाती हैं। When we attempt to move any surface, किसी surface को हम मूव करने की कोशिश करते हैं, we have to apply a force to overcome interlocking। ये interlocking जो हो गई होती है उसको overcome करने के लिए हमें force लगाना पड़ता है। On rough surfaces there are a larger number of irregularities, और रफ सरफेस पे ये इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व होता है। We see that friction is caused by interlocking of irregularities in two surfaces। हम देखते हैं कि ये फ्रिक्शन होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है जो irregularities होती हैं दो surfaces के बीच में। It is obvious that force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। अगर वो दोनों surfaces को आपस में प्रेस अगर जोर से किया जाए तो वो irregularities और ज्यादा फंसेंगी ना। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it। किसी मैट को खींच के देखो, जब कोई बैठा ना हो आराम से फिर भी खिंच जाएगा। एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और पर्सन कोई बैठ गया तो उसे खींचने में मुश्किल होगी। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। सोच के देखो अगर कोई बहुत हेवी सा बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया हो। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, उस एक्सपीरियंस को अब करके देखो। व्हाट इज इजियर, के इजी क्या है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। अपने आप सोच के देखो कौन सा ज्यादा मुश्किल होगा, जब वो रेस्ट में तब उसे आगे धकेलना, या फिर वो ऑलरेडी जब मोशन में होता है तब उसे धक्का देते जाना।
तो जब वो मोशन में आ जाता है तब उसे धकेलते जाना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू जब आप शुरू करते हैं किसी को मूव करना। रीजन ये होता है, अगर एक हैवी बॉक्स एक सरफेस पे बहुत टाइम से रखा है तो उसकी इरेगुलरिटीज, फर्श की इरेगुलरिटीज के साथ टाइम मिल गया होता है उनको फंसने का, और वो खूब अच्छे से इंटरलॉक हो चुकी होती है। और जबकि एक मूवमेंट में आ जाता है तो इरेगुलरिटीज तो फर्श में भी हैं, उसके अपने सरफेस में भी हैं, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा इंटरलॉक होने का, इसलिए वो आगे आसानी से चला जाता है। The force required to overcome friction at the instant when an object starts moving from rest is a measure of static friction. जो फोर्स जिसकी जरूरत होती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जो उस इंस्टेंट पे होता है, उस टाइम पे होता है जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है रेस्ट से, तो उसका मेजर जो होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction. और जब बॉक्स को हमने धक्का देके चला दिया, उस टाइम जब वो चलते में मूव करता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली static friction is more than sliding friction. When the box starts sliding, जब बॉक्स स्टार्ट कर देता है स्लाइडिंग, the contact points on the surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, रेगुलरिटीज है होती हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता फिक्स होने का जो फ्लोर की इरेगुलरिटीज हैं उनके साथ में। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंड यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। तो इसीलिए इजी होता है बॉक्स को जो ऑलरेडी मूव कर रहा है उसको ही मोशन में बनाए रखना ज्यादा आसान होता है, बजाय के पहला पुश जो उसको अपनी जगह से हिलाता है। अब फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, इविल मतलब एक गलत चीज, नेसेसरी लेकिन वो जरूरी भी है, यानी वो हमारे नुकसान भी करता है कुछ चीजें, लेकिन कहीं कहीं बहुत फायदे की चीज भी है। तो इसे देखते हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस सोचो। इज इट इजियर टू होल्ड कुल्हड़, कुल्हड़ होता है जो अर्जन पॉट होता है, और अ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर स्मूथ होता है, उसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुल्हड़ आराम से आपके हाथ में रहेगा क्योंकि उसके अंदर एक रफनेस है, तो उसकी इरेगुलरिटीज और आपकी फिंगर की इरेगुलरिटीज आपस में फिक्स हो जाती हैं और वो स्लिप नहीं करता। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज ग्रीसी, अगर आउटर सरफेस टम्बलर का ग्रीसी हो जाए और हैज अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या कुकिंग ऑयल थोड़ा सा उसके ऊपर लगा हुआ है, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा ना। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? क्या हम ग्लास को पकड़ सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो? नहीं, हम पकड़ ही नहीं सकते। हमारी फिंगर्स में थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, ग्लास के अंदर थोड़ा सा फ्रिक्शन है, तो उससे पॉसिबल होता है उसको पकड़ना। अगर हम उस फ्रिक्शन को कवर अप कर दें, यानी कोई ल्यूब्रिकेंट लगा लें अपने हाथ में भी और ग्लास पे भी, तो वो स्लिप कर जाएगा। रिकॉल दैट मीन्स फ्रिक्शन इज नेसेसरी। रिकॉल हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, कितना मुश्किल होता है चलना मडी ट्रैक पे क्योंकि वो स्लिपरी होता है, और वेट मार्बल पे भी क्योंकि वो भी स्लिपरी होता है अगेन। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो हम चल ही नहीं सकते थे अगर फ्रिक्शन नहीं होता। हमारा पैर पीछे की तरफ पुश करता है, बॉडी आगे बढ़ती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी पैर की इरेगुलरिटीज या हमारे फुटवियर की इरेगुलरिटीज फर्श की जिस पे हम चल रहे हैं उसकी इरेगुलरिटीज के साथ फिक्स होती है, उसे पीछे की तरफ पुश कर पाती है। इसीलिए अगर सर्फ फैला हो किसी फर्श पे तो कोई चल नहीं पाता बल्कि स्लिप हो जाता है। A nail is fixed in the wall due to friction. कील भी दीवार में इसीलिए टिक पाती है क्योंकि दीवार के अंदर जो मोर्टर लगा हुआ है उसके अंदर जैसे हम इसको अंदर घुसाते हैं तो वो इरेगुलरिटीज इसको पकड़ लेती हैं। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, पेन और पेंसिल के साथ भी अगर हम लिख नहीं सकते थे अगर फ्रिक्शन ना हो। When your teacher is writing with chalk on blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles. अब जब चौक से ब्लैकबोर्ड पे लिखा जाता है तो रफ सरफेस जो होता है ब्लैकबोर्ड का वो कुछ चॉक पार्टिकल्स को कैच कर लेता है, which stick to the blackboard, वो स्टिक कर जाते हैं ब्लैकबोर्ड पे, and that is why we are able to see what is written. Could it happen if there were no friction between chalk and board? चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो चौक घिसेगा ही नहीं, उसका पाउडर उसके ऊपर स्टिक करेगा ही नहीं और कोई लिख नहीं सकता। तो इसका मतलब ब्लैक बोर्ड पे भी लिखने के लिए हमें फ्रिक्शन जरूरी है।
If an object started moving, it would never stop if there were no friction. कोई चीज चलना शुरू कर दे तो वो रुकेगी नहीं जब तक फ्रिक्शन ना हो. Had there been no friction between the tires of automobiles and on the road, they could not be started or stopped. अगर ऑटोमोबाइल्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो ना तो हम इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट भी करेगा तो वो मूव करेगा, पीछे पुश करेगा फ्रिक्शन की वजह से ही, और स्टॉप भी होगा तो फ्रिक्शन की वजह से ही. तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, ना स्टॉप हो सकती है, ना टर्न हो सकती है, चेंज डायरेक्शन नहीं हो सकता. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल. नेल भी नहीं लगेगी वॉल में, कोई कील नहीं ठोक सकता वॉल में. और टाई अ नॉट, नॉट भी नहीं बनेगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉट जब बन जाती है तो वो एक दूसरे की इरेगुलरिटीज, जो स्ट्रिंग की इरेगुलरिटीज होती हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, पकड़ लेती हैं. दैट इज वाई नॉट जो है वो खुलती नहीं है. कभी कभी देखा होगा कोई स्लिपरी सा वो होता है धागा, उसको अगर हम नॉट बांधना चाहे तो वो बार बार खुल जाता है. वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम है. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. फ्रिक्शन के बिना तो बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, यानी फ्रिक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अब ऑन द अदर हैंड क्या है, हमारे फ्रिक्शन जो है वो इवल भी है, हमारे लिए नुकसान भी करता है. इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज. सोल्स ऑफ शूज हो, बॉल बियरिंग्स हो पंखे के या किसी मशीन के, या स्क्रूज हो, ये सब घिस जाते हैं. You must have seen worn out steps or foot over bridges at railway station. रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, जो ब्रिजेस बने होते हैं वहां पे पैर पड़ के वो घिस जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, स्लिपरी से हो जाते हैं. तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. वो फ्रिक्शन के कारण ही घिस जाते हैं, और फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है. विगरसली रब योर पाम्स. अपने पाम्स को विगरसली रब करके देखो बड़ी जोर से, टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े मिनट के लिए, तो हाथ गर्म हो जाते हैं. हाउ डू यू फील? Hands become warm. When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. और मैचस्टिक भी रफ सरफेस की वजह से ही कैच फायर करती है, क्योंकि रफ सरफेस पे वो हीट अप होती है, और जरा सी हीट उसको, और भी उसके कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण वो आग पकड़ती है, लेकिन जब तक वो रफनेस ना हो तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी. You might have observed that the jar of mixer becomes hot when it is run for a few minutes. मिक्सी का जार भी गर्म हो जाता है अगर कुछ मिनट के लिए चलाया जाए. यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जांपल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है, मशीनें गर्म हो जाती हैं. इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी. मशीन जब ऑपरेट की जाती है तो हीट, जो बहुत सारी एनर्जी हीट के कारण वेस्ट हो जाती है, जो फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हो गई होती है. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. अब फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश हम क्या करते हैं. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. कई जगह हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने की जरूरत होती है, कई जगह रिड्यूस करने की जरूरत होती है. नेसेसरी इवल है ना, तो कहीं पे वो काम आता है, कहीं पे वो नुकसान करता है, तो हमें जरूरत होती है उसे कभी बढ़ाने की, कभी कम करने की. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, पहले सेक्शन में देखा फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन. कहीं कहीं फ्रिक्शन जरूरी है. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? शूज के जो सोल होते हैं वो ग्रूव्ड क्यों होते हैं, उस पर एक डिजाइन जैसा बना होता है. क्यों बना होता है? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि वो ग्रिप अच्छी बने फ्लोर पे, सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि सेफली मूव करो, स्लिप ना करो. सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर. ये जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं, मतलब जो ये डिजाइन सा बना होता है, स्मूथनेस इसकी कम करने के लिए बना होता है, बुलडोजर वगैरह का, प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ये बेटर ग्रिप देते हैं ग्राउंड पे. वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स. हम जानबूझ के फ्रिक्शन बढ़ाते हैं ब्रेक पैड्स लगा के, क्योंकि ब्रेक पैड्स उसके ऊपर रफ सरफेस होता है तो स्लिप नहीं होगा पैर. in the brake system of bicycles and automobiles. When you are riding a bicycle, राइड करते हो जब बाइसिकल को, the brake pads do not touch the wheels. ब्रेक पैड्स टच नहीं कर रहे होते व्हील्स को, लेकिन जब आप प्रेस करते हो ब्रेक्स का लीवर, तो ये ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो टच करते हैं, अरेस्ट करते हैं द मोशन ऑफ रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. वो उसके ऊपर जाके लगते हैं, फ्रिक्शन के कारण पहिया रुक जाता है. When wheel stops moving, जब व्हील रुक जाता है, you might have seen that कबड्डी प्लेयर्स, जब
कबड्डी प्लेयर खेल रहे होते हैं तो वो रब करते हैं अपने हैंड्स को सॉइल के साथ, मिट्टी लेके मिट्टी रब कर लेते हैं अपने हाथ में, किस लिए? ताकि जो दूसरे को पकड़े तो ग्रिप अच्छी बन जाए, फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स को पकड़ने के लिए। जिमनास्ट अप्लाई सम फोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जिमनास्ट भी देखे हैं कि वो एक पाउडर सा लगाते हैं, रफ सब्सटेंस का होता है, वो हाथों में लगा लेते हैं ताकि उनके हाथ पोल वगैरह पे स्लिप ना करें। इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, लेकिन कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन जो है अनडिजायरेबल होता है, हमें नहीं चाहिए होता है, एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हमें जरूरत होती है उसको कम करने की। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड के ऊपर फाइन पाउडर हम क्यों डालते हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर। कैरम बोर्ड पे किस लिए डालते हैं? ताकि उसके रफ सर्फेसेस जो हैं वो टेल्कम पाउडर जो होता है बहुत स्मूथ होता है, तो वो उसकी इरेगुलरिटीज को कवर कर लेता है और स्ट्राइकर उस पर आराम से मूव कर सकता है। और नोटिस भी किया होगा कि अगर कुछ तेल की ड्रॉप्स डाल दी जाए डोर की हिंजेस में तो डोर मूव करती है स्मूथली। बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। बाइसिकल या मोटर मैकेनिक जो है वो ग्रीस लगाते हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में, सो दैट वो घिसे नहीं, आवाज प्रोड्यूस ना करें। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन सब केसेस में हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। मशीन में फ्रिक्शन कम होगा तो स्मूथली चलेगी, कम एनर्जी लेगी। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of machine, मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में ग्रीस, ग्रेफाइट या ऑयल लगाया जाता है, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other। तो एक पतली सी लेयर सी बन जाती है जो इरेगुलरिटीज को कवर कर लेती है, और वो इनके बीच में भी एक लेयर बन जाती है जो जिसके ऊपर वो स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के साथ रब नहीं करती हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, और इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज की बहुत कम हो जाती है। मूवमेंट बिकम स्मूथ, मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स, और ये जो रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को हम चीजें यूज करते हैं उन्हें हम ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज ल्यूब्रिकेंट। किसी किसी मशीन में ऑयल ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करना एडवाइजेबल नहीं होता है। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऐसी मशीनों में एक एयर कुशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी एयर का फ्लो ऐसा बना दिया जाता है कि दो सर्फेसेस आपस में टच में नहीं आ पाते, उनके बीच में एक कुशन टाइप आ जाता है एयर का, और रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। कैन बी प्रोड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो, reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricant। lubricant ज्यादा लगा दें तो क्या फ्रिक्शन जीरो पर भी आ सकता है? फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फैक्ट इज कि वो कभी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। नो सर्फेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सर्फेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, कुछ इरेगुलरिटीज तब भी रह जाएंगी, हम उसे कम कर सकते हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये व्हील्स जो हैं वो रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रिक्शन? कि एक दूसरे के साथ जो सर्फेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो वो रब करने के बजाय वो रोल कर जाता है। यू माइट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। रोलर के साथ फिटेड ये देखिए अटैची। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। ऐसे लगेज को चाइल्ड भी खींच सकता है क्योंकि कम फोर्स लगाना पड़ता है। व्हाई इज इट सो? लेट्स फाइंड आउट। अब एक एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू पेंसिल विथ which are cylindrical in shape। cylindrical pencils ले ली, place them parallel to each other on table, place a thick book over it। thick book उसके ऊपर रख दी। now push the book, push करोगे book को तो वो book आसानी से roll कर जाएगी। do you feel it easier to move the book in this way than to slide it? बजाय स्लाइड करने के अगर हम ऐसे रोल करें तो वो आसानी से मूव करती है। do you think that resistance to the motion of the book has been reduced? जो रेजिस्टेंस होता है मोशन का, जो फ्रिक्शन जो है वो रेजिस्ट करता है ना मोशन को, तो वो रिड्यूस हो गया ना। हैव यू सीन हेवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? बहुत हैवी चीजों को इसी तरह से लॉग्स उसके नीचे लगा के मूव किया जाता है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रही होती है, स्लाइड नहीं कर रही होती है, रोल कर रही होती है, तो जो रेजिस्टेंस उस मोशन का लगता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग से रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। हमेशा किसी बॉडी को रोल करना बहुत आसान है
in comparison of sliding it over the other surface. That is the reason it is convenient to pull the luggages fitted with rollers. इसीलिए आसान होता है लगेजेस को पुल करना जो रोलर्स के साथ फिटेड होते हैं. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, है ना. इसीलिए व्हील को हम एक बहुत बड़ी इन्वेंशन मानते हैं मैनकाइंड के लिए. Since the rolling friction is smaller than sliding friction, ये rolling friction काफी छोटा होता है sliding friction से. Sliding is replaced in most machines by using ball bearings. तो machines में जो slide करना होता है एक पुर्जे को दूसरे के ऊपर, तो उसमें बीच में बॉल बियरिंग्स यूज कर लेते हैं. बॉल बियरिंग्स छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो दो सर्फेसेस के बीच में होती हैं. वो एक दूसरे के सर्फेसेस जैसे घूमते हैं तो बॉल्स जो है दोनों तरफ के सर्फेसेस के साथ रोलिंग फ्रिक्शन ही आने देती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं आने देती. कॉमन एग्जांपल ऑफ आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस. तो ये कॉमन है इसका. हब्स होते हैं जो सीलिंग फैन के, उसमें एक्सल और हब्स के बीच में ये लगे हुए होते हैं. ये इसके अंदर फिगर भी दे रखी है. अब ये बॉल बियरिंग्स रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन, ये शो कर रखा है. ये जो दो सर्फेसेस हैं ये आपस में रब कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, तो कुछ फ्रिक्शन होता. अब ये बॉल्स रोल कर जाती हैं तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है. नाउ कम्स द फ्लूइड फ्रिक्शन. यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन. लाइट और थिन है एयर, डेंसिटी कम है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट. तब भी वो एक फ्रिक्शन लगाती है जो भी चीजें उसके थ्रू मूव कर रही होती हैं. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसी तरह से वाटर और दूसरे लिक्विड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, जब कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में से निकलता है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. साइंस में हम कॉमन नेम यूज करते हैं लिक्विड और गैसेस के लिए, वो फ्लूइड्स है. So we can say that fluids exert force of friction on object and motion through them. हम कह सकते हैं कि फ्लूइड्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी ऑब्जेक्ट उनके थ्रू मूव करते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग. जो फ्रिक्शनल फोर्स ये फ्लूइड्स लगाते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा फ्लूइड से किसी भी चीज पे, वो डिपेंड करता है स्पीड पर, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स शेप पे भी डिपेंड करता है. एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड की नेचर क्या है. इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स, गैस या लिक्विड के थ्रू जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. तो उनको फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा ना, जो उनके ऊपर एक्ट कर रहा है. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. इस प्रोसेस में वो लूज करते हैं एनर्जी. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. इसलिए कोशिश की जाती है कि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. इसलिए ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दी जाती हैं. वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट ऑफ दीज स्पेशल शेप्स. ऐसी शेप देने की साइंटिस्ट को हिंट कहाँ से मिलती है. अब ये देखो, जैसे एरोप्लेन को एक स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है, तो साइंटिस्ट को कहाँ से ये हिंट मिली. एक बर्ड को देख के, क्योंकि बर्ड का भी शेप का ये आगे से जैसे स्ट्रीमलाइन शेप है ताकि वो आसानी से मूव करती है. फिश जो है वाटर में मूव करती है, स्ट्रीमलाइन शेप है, आसानी से मूव कर पाती है. फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, नेचर से ये मिलती है. बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. बर्ड्स और फिशेस को फ्लूइड्स के थ्रू ही मूव करना होता है. देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स. उनकी बॉडी ने इवॉल्व कर लिया अपने आप को इन शेप्स में, विच कुड मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. इस तरह के ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में उनको उनकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो. You read about these shapes in chapter 6. Chapter 6 में इन shapes के बारे में पढ़ाया गया था. Look carefully at the shape of aeroplanes. Aeroplane की shape देखो. Do you find any similarity in the shape and that of bird? Bird और इसकी shape में काफी कुछ similarity है. In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. इसी तरह से vehicles को हम डिजाइन करते हैं ताकि फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन कम से कम हो. Ships and boats, उनका भी शेप है स्ट्रीमलाइन, ताकि जो वाटर का फ्रिक्शन लग रहा है वो कम से कम लगे. आई थिंक फ्रिक्शन इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. रीड दिस ब्लॉक and do the exercises. Thank you.